नमस्ते। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे ये बहुत ही कमाल का होने वाला है। कल और परसों के सेशन में जो भी हमने पढ़ा था तो इसमें एक मॉडरेट स्पीड थी, क्योंकि एट अ टाइम एनाटॉमी शुरुआत में ही धड़ाधड़ पढ़ाना ये समझने के लिए भी बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि एट अ टाइम ज़्यादा चीज़ें पढ़ाएंगे ना तो फिर वो दिमाग के ऊपर से चला जाता है। लेकिन आज हमारे लिए टाइम की लिमिटेशन है, तो मैं फटाफट सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। तो वो बार बार मन में आता रहता है, यार ये सेशन में बताना था और वो छूट गया। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें कवर करना चाहता हूँ। और अभी 2 दिन हो चुके हैं, तो आई होप आपको एक थोड़ा सा ओरिएंटेशन आ गया होगा स्पाइन का। तो आज अगर हमने स्पीड पढ़ाने की बढ़ा भी दी तो भी आप इसे इजीली ग्रास्प कर पाएंगे। आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत आपकी कृपा रही दोनों दिन भी। आज भी आपका सपोर्ट अपेक्षित है। सो आपके समय के लिए मैं पहले से ही आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और बिल्कुल रेडी हो जाइए। अगर आप रेडी हैं तो यस टाइप कीजिए। अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं, कहीं पर कैसे भी बैठे हैं, तो प्रॉपर नोटबुक और पेन लेकर चेयर पर या फिर जमीन पर आप बैठ जाइएगा। ओके, तो इस सेशन को शुरू करने से पहले गुरु वंदना करते हैं, तो हाथ जोड़ लीजिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप हाथ नीचे कर लीजिएगा, आंखें खोल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो पहले हम शुरू करते हैं रिवीजन से। तो रिवीजन हमने कल ही जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने कर्वेचर डिफॉर्मिटीज के बारे में पढ़ा था। स्पाइन की कितनी डिफॉर्मिटीज के बारे में हमने पढ़ा है कल? 3। कौन सी थी? हाइपरकाइफोसिस, जिसे हंच बैक अपीयरेंस भी कहते हैं। स्पीड ज्यादा रहेगी, मैं पहले ही बताता हूं। आपके कान बिल्कुल जागृत रखिएगा और मैं पॉसिबली साइड में इमेजेस भी दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और अच्छे से ग्रास्प हो सके। और स्पीड ज्यादा रहेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। बस आप सुनिएगा, ये जिम्मेदारी मेरी है कि सारी की सारी चीजें आपको समझ आए। तो जो हमारा पहला कर्वेचर डिफॉर्मिटी हमने सीखी थी ये थी हाइपरकाइफोसिस। जो कंप्यूटर पर काम करते हैं ना, ऐसी गर्दन हो जाती है ना, आगे झुकाव हो जाता है। तो इसमें जो हमारा थोरैसिक कर्वेचर है ये और पीछे एक्सटेंड हो जाता है। और इसमें जो पोस्चर बनता है इसे हम क्या कहते हैं? हंच बैक अपीयरेंस। ये बिल्कुल ठीक होता है योग और आयुर्वेद से। दूसरा है हमारा हाइपरलॉर्डोसिस। हाइपरलॉर्डोसिस में जो लोअर लंबर रीजन है और अंदर धस जाता है ना जी। तो इसमें बटक्स प्रोमिनेंट दिखाई देने लगती है। हाइपरकाइफोसिस हो, लॉर्डोसिस हो, इसके बाद का तीसरा जो है स्कोलियोसिस। इन तीनों में ही बैक पेन बड़ा कॉमन है ना। अगर काइफोसिस है तो सर्वाइकल पेन, नेक पेन, हेडेक, स्ट्रेस आना, थकान होना, आंखों में दर्द होना, ये चीजें कॉमन रहती है। और जो लॉर्डोसिस है, हाइपर लॉर्डोसिस, जिसे स्वे बैक पोस्चर कहते हैं, इसमें भी बैक पेन कॉमन है, थकान होना ये भी कॉमन है। और जो स्कोलियोसिस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें स्पाइन का अगर आप फ्रंट से देखोगे, स्पाइन को अगर आप फ्रंट से देखोगे तो वो स्ट्रेट दिखाई देता है, लेकिन स्कोलियोसिस में ये टेढ़ा हो जाता है, यानी सी शेप दिखाई देता है। ऑलराइट, ओके। तो ये थे 3 मेन हमारे कर्वेचर डिफॉर्मिटीज या कर्वेचर डिसऑर्डर्स। अभी अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसके जीवन पर इन कर्वेचर डिसऑर्डर्स का या कर्वेचर डिफॉर्मिटीज का क्या इंपैक्ट होता है, ये आपको आज चिंतन करना है और उसकी लिस्ट बनानी है। ये आपके लिए आज होमवर्क है कि अगर किसी व्यक्ति की कर्वेचर डिफॉर्मिटी है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। उनके जीवन में चिंता रहती है, थकान रहती है, तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों के तीनों उदाहरणों से आपको समझाना है कि उनके जीवन में क्या क्या आता है। पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। तो मेरा क्या प्रश्न है होमवर्क के लिए? अगर किसी व्यक्ति में कर्वेचर डिफॉर्मिटी है, काइफोसिस है या फिर लॉर्डोसिस है या फिर स्कोलियोसिस है, तो तीनों केसेस में उनके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल जो भी अंश है उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है ना, वो लिखना है आपको। अगर आप उसको कितना भी इलेबरेट कर सकते हैं, अगर बच्चा है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ओल्ड एज में है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो अभी देखिए, मैं आपको एक छोटा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इसे स्टार मार्क कीजिएगा। कर्वेचर डिफॉर्मिटी का कारण देखना। बहुत बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा है, आपके आसपास कोई खेल रहा है, बच्चा आपके घर का है, कोई रिलेटिव का है, वो ऐसे बैठता है,
है ना, ऐसे स्लाउचिंग करता है, तो हम क्या कहते हैं, बैक स्ट्रेट करो, एकदम स्ट्रेट बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो, है ना। और इन जनरल आप क्लास में भी, जब भी आप कोई क्लास लेते हैं योगाभ्यास के लिए, तो उसमें अगर कोई इस तरह से बैठते हैं तो हम कहते हैं कि बैक को स्ट्रेट कर लो, विच इज अ गुड थिंग, आपको करना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी का पोस्चर हमेशा ही ऐसा रहता है तो आपको उसके पीछे का कारण भी जानना होगा। अगर आपने कारण नहीं जाना तो उनकी वीकनेस और बढ़ सकती है। मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सालों पहले, अगर आप मेरी ही खुद की बात करता हूं मैं, तो मेरा ऐसा शाइनेस बहुत था, अभी भी है, लेकिन वो शाइनेस बहुत ही ज्यादा था, जिस कारण से हमेशा मैं गर्दन झुकाकर ही चलना, गर्दन झुकाकर ही बात करना, ऐसा रहता था, जिस कारण से मेरा पोस्चर ही ऐसा हो चुका था, जिसके बारे में मुझे बहुत से मेरे फ्रेंड्स बताते थे कि तुम ऐसे क्यों चलते हो, ऐसे क्यों चलते हो। ये मेरी कोई दूसरी कारण नहीं था अदर देन शाइनेस, सिर्फ शाइनेस की वजह से। और आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जिनका शाइनेस की वजह से होता है। तो क्या आप उनके पोस्चर पर काम करोगे? नहीं, उनके बिहेवियर पर काम करना है, उनके पर्सनालिटी पर काम करना है, उनको अंदर से प्रेरणा देना है कि भैया चलना है तो शोल्डर्स को रोल बैक करके चलो, है ना, प्रॉपर स्ट्रेट पोस्चर में रहो। तो उनको उस पोस्चर की आदत डालनी होगी। तो वो जो आदत थी शाइनेस की, तो मैंने भी इसे धीरे धीरे कॉन्शियसली रिकवर किया, फ्रेंड्स को बताया कि जब भी आप मेरा इस तरह का स्लाउचिंग देखे तो मुझे वार्न करें। नेक्स्ट मैं आपको और उदाहरण देता हूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है जिसे बहुत से लोग मिस करते हैं। तो वो उदाहरण है वीकनेस का या किसी डेफिशिएंसी का। अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हो जो स्टूप पोस्चर में है, हो सकता है उसका आईटी वर्क हो ना हो, उसकी बिहेव जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी हो ना हो, लेकिन ये भी आपको देखना होगा कि क्या ये कमजोरी की वजह से तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली ओल्ड एज में होता है, कमजोरी की वजह से स्टूप पोस्चर होने लगता है, हंचबैक अपीयरेंस, बुढ़ापे में, है ना, ऐसे नीचे झुकते हैं ना। तो ये जो हो रहा है इसका कारण क्या है? कमजोरी है। तो आप उस व्यक्ति को अगर कहोगे तो स्ट्रेट बैठो, वो थकान के मारे और डल हो जाएगा, है ना जी। तो आपको कारण देखना होगा कि भैया इसका पोस्चर डिफॉर्म हो रहा है तो इसका कारण क्या है, और उसके बाद थेरेपी कीजिए। जब भी आप कोई थेरेपी करते हैं तो उसमें योग थेरेपी करना, इसका मतलब ये नहीं कि आ गया व्यक्ति और धड़ाधड़ योगासन बता दो या प्राणायाम बता दो, ये करो। कारण ढूंढो। थेरेपी का मेन उद्देश्य होता है भैया इसका कारण क्या है, कारण को नष्ट करो। बहुत बार किसी आसन करने की जरूरत भी नहीं होती है। गॉट माई पॉइंट? तो मेरा उद्देश्य यही है कि ये सेशन हो गया कर्वेचर डिफॉर्मिटी, आप बहुत कॉन्शियस हो गए और किसी को बताया स्ट्रेट बैठो, कर्वेचर अच्छा रखना ही होता है, अगर कर्वेचर अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएंगे। और अगर वो वीकनेस की वजह से और वो कोशिश करता रहता है हमेशा, सो दैट्स नॉट गुड फॉर यू, है ना। कर्वेचर इस तरह से बेंड होना, ये अगर वीकनेस की वजह से, तो पहले वीकनेस दूर करना होगा। अगर उसके बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर की सलाह से, सपोर्ट से सारी चीजें कवर करके फिर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा कर्वेचर डेफिशिएंसी के बाद अदर इंपॉर्टेंट डिजीजेस। तो अभी मैं कुछ आपको बीमारियों के नाम बताने वाला हूं, आपको समझ में आए ना? अगर समझ में आया तो यस टाइप कीजिए। जो कर्वेचर डिफॉर्मिटीज को हमने अभी कंप्लीट किया उसको अगर आप समझ पाए तो उसको यस टाइप कीजिए। हो सकता है आपको सारा 100% ना समझ आए, नोट्स आपको दी है, नोट्स में बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स है, उसमें सारा कंटेंट आपको हिंदी में दिया गया है, बहुत ही साधारण भाषा में, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी देखिएगा दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है अदर इंपॉर्टेंट डिजीजेस। अभी जो हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे ये है हमारी सिस्टमिक डिसऑर्डर। सिस्टमिक मतलब जो इन जनरल पूरे शरीर का ही कार्य प्रणाली इसमें कारणीभूत होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, उन बीमारियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क डिजनरेटिव डिसऑर्डर, स्लिप डिस्क। और इन बीमारियों के नाम भी आप देखेंगे एक जैसे है ना। बाकी की और भी ढेर सारी बीमारियां हैं, लेकिन इतनी ज्यादा सीखने में और भी हमें समय लगेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसे हम जरूर सीख लेंगे। ऑल राइट सर जी, ये नाम तो एक जैसे ही है, एक जैसे ही नाम लगते हैं पर है नहीं, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आपको इजी करवा दूंगा, ठीक है। तो पहली बीमारी लिखिए स्पॉन्डाइलोसिस।
स्पॉन्डाइलोसिस को ही स्पाइनल अर्थराइटिस भी कहते हैं। अर्थराइटिस आपने सुना होगा, होता है ना अर्थराइटिस, हड्डियों से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कोई तो भी प्रॉब्लम है। अर्थराइटिस आपने भी सुना होगा, ओल्ड एज में होता है, करेक्ट। ये स्पॉन्डाइलोसिस अर्थराइटिस ही है, लेकिन स्पाइन का है, इसीलिए हम स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। स्पॉन्डाई ये वर्ड आता है, इसका मतलब है कि हमारा वर्टेब्रल कॉलम यानी स्पाइन से रिलेटेड कुछ तो भी है, स्पॉन्डाई, ठीक है। ये भी जब भी आता है ये याद रखिएगा। जैसे हेपेटिक यानी लीवर के बारे में बात की जा रही है, कार्डियक यानी हार्ट के बारे में बात की जा रही है, गैस्ट्रिक यानी स्टमक के बारे में बात की जा रही है, क्रेनियल यानी ब्रेन के बारे में बात की जा रही है। समझ में आ रहा है ना आपको कि जो भी बॉडी में पार्ट्स होते हैं उसके एक कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में बात की जा, जैसे रेनल यानी किडनी के बारे में बात की जा रही है ना, यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। वैसे ही अगर स्पॉन्डाई ये वर्ड आता है तो वर्टेब्रल कॉलम या स्पाइन के बारे में बात की जा रही है। ऑलराइट, तो स्पॉन्डाइलोसिस में होता क्या है? ये डीजनरेटिव बीमारी है। डीजनरेटिव मतलब क्षयजन्य, जिसमें शरीर में कुछ तो भी कमी होने लगती है। तो इन जनरल हमारे शरीर में रीजनरेशन डीजनरेशन, रीजनरेशन डीजनरेशन ये चलता रहता है। ये तो शरीर का डेफिनेशन ही आयुर्वेद कहता है शरीरते तत्शरीरम, शरीरम। इसका मतलब ये है कि जिसका हमेशा क्षय होता रहता है वो शरीर है, लेकिन रीजनरेशन भी तो होता है ना। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, ओल्ड एज होने लगती है, तो डीजनरेशन ज्यादा डोमिनेंट होने लगता है। शरीर के पेशियों की डेथ होने लगती है, बॉडी सेल्स की डेथ होने लगती है, कमजोरी आने लगती है। आपको भी पता है हड्डियां कमजोर होती है। तो ये जो हम कहते हैं ना बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर होती है, इट इज नथिंग बट अ स्पॉन्डाइलोसिस। अगर स्पाइन की बात करते हैं तो, ओवरऑल बॉडी की बात करते हैं तो अर्थराइटिस है ना। तो स्पॉन्डाइलोसिस में डीजनरेशन होता है। इसका मतलब क्या है सर जी? अभी तक हम नहीं समझे। इसका मतलब यह है कि देखिए कोई भी एक बोन है, ठीक है, हड्डी है कोई भी, उसके ऊपर कार्टिलेज की कवर होती है ताकि दूसरा बोन जो उसके ऊपर रहता है तो उसमें फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। अभी यहां पर देखिए ये जो हमारा पूरा वर्टेब्रल कॉलम है, इसके बीच में क्या है? इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, ठीक है। तो डीजनरेशन की वजह से वो कमजोर होने लगती है, उसका क्षय होने लगता है। अभी ये डीजनरेटिव डिसऑर्डर में भी आएगा, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। इसके अलावा ये सिर्फ इंटरवर्टेब्रल डिस्क तक ही सीमित नहीं रहता। इसमें जो वर्टेब्रे है एक के ऊपर एक अरेंज किए हुए, इसका सरफेस भी प्लेन होना चाहिए ना सरफेस, ये सरफेस यूनिफॉर्म नहीं रहता, ये ऐसा इसमें ऑस्टियोफाइट फॉर्म हो जाते हैं, कांटे कांटे जैसे नहीं होते वैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक कोई प्लेन सरफेस है, रबर है आपके पास, ठीक है। जब आप इरेजर, रबर होता है ना, पेंसिल का कुछ लिखा हुआ मिटाने के लिए, तो उस इरेजर को नया नया लाते हैं तो कितना प्लेन होता है, सॉफ्ट होता है। यूज करने के बाद कैसा हो जाता है? रफ हो जाता है। यूज करने के बाद कैसा होता है? रफ हो जाता है। तो वैसे ही समझिए भगवान आपको देता है वर्टेब्रल कॉलम के जो ये है वर्टेब्रे है, एकदम प्लेन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट तो नहीं होते, हड्डियां है वो, लेकिन प्लेन होते हैं। लेकिन जब उम्र होने लगती है, कुछ लोगों को कम उम्र में भी हो जाता है, ऑस्टियोफाइट ऐसे कांटे कांटे फॉर्म होने लगते हैं और ये बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं और ये ओल्ड एज में मोस्टली होता है। तो ठीक है सर जी ये हुआ, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो भी इसमें अभी हमारा ये वर्टेब्रल कॉलम है और इसके थ्रू जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर ये ऑस्टियोफाइट ने इरिटेट किया तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा ना जी। हमारा वर्टेब्रल कॉलम तो बहुत स्पाइनल कॉर्ड तो बहुत सेंसिटिव है, तो ये सेंसिटिव होने के कारण दर्द भी होता है। दूसरा इसका ये है कि अगर ये डिजनरेशन है और डिजनरेशन के कारण, अगर ये डिजनरेशन हुआ है तो उसके कारण स्पाइन का जो स्पेस है ये कम ज्यादा होती है, ठीक है। इन हर वर्टेब्रे के बीच में एक प्रॉपर स्पेस है जिसके अंदर इंटरवर्टेब्रल डिस्क है। अगर ये स्पेस में चेंजेस आते हैं तो स्पाइन के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा तनाव आता है, जिसके कारण बैक पेन, लोअर बैक पेन ये कंटिन्यूसली होने की संभावना है। सर्वाइकल पेन भी होता है, ठीक है। ये डीजनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें अस्थियां यानी हड्डियां स्पाइन की, हमारे वर्टेब्रल कॉलम की, और वहां उसके बीच में जो डिस्क होती है इसका क्षय होता है, डीजनरेशन होता है, कमजोर होने लगती है।
ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म होते हैं। ऑस्टियोफाइट्स यानी जो कांटे कांटे जैसे फॉर्म हो रहा है ना, वो जिसके कारण हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इरिटेशन हो सकता है, जिसके कारण स्पेस कम ज़्यादा हो सकती है वर्टेब्रे के बीच में की, और जिसके कारण मसल्स में तनाव रहना, बैक पेन होना, सर्वाइकल पेन होना, स्ट्रेस आना, नींद ना पूरी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरह की चीज़ें होने लगती है। ठीक है, थकान भी रहती है। दूसरा प्रॉब्लम लिखिएगा स्पॉन्डिलाइटिस। सर जी अभी तो आपने पढ़ाया, अभी जो पढ़ाया स्पॉन्डालोसिस था, अभी क्या है जी? स्पॉन्डिलाइटिस है। अभी क्या है जी? स्पॉन्डिलाइटिस है। स्पॉन्डिलाइटिस आप इन जनरल मेनली कि कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी स्पाइन में तो स्पॉन्डिलाइटिस ही कहते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस ये अलग है, स्पॉन्डालोसिस अलग है। ऑल राइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप रेडी रहिएगा, अगर आप घर में हैं तो ताली बजा सकते हैं तो बजाइए ताकि आप फ्रेश रहे। ताली बजाने से क्या होता है? अलर्ट हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, राम सर पढ़ा रहे या फिर कोई भी टीचर पढ़ा रहे, एनाटॉमी पढ़ा रहे, तो वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है और फिर ऐसे घूमने लगता है, ऊपर से चला जाने लगता है, फिर उसको पकड़ नहीं पाते। ताली बजाएंगे तो फटाक से लैंड होगा दिमाग में। ओके ऑल राइट, तो अभी नेक्स्ट लिखिए स्पॉन्डिलाइटिस। इस शब्द को देखिए अंत में है इसके आइटिस, ITIS है ना, इसके शब्द के अंत में देखिए ये आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन, बढ़ जाना। एग्जैक्टली स्पॉन्डिलाइटिस में वही होता है। आपने सुना होगा पैनक्रियाटाइटिस यानी पैनक्रियाज में स्वेलिंग आना, सुना है ना आपने? अपेंडिसाइटिस, आइटिस, जहां पर भी बॉडी में आइटिस ये शब्द लगता है इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्वेलिंग आई है, सूजन आई है। ठीक है, तो ये कहीं पर भी आपको किसी भी बीमारी का नाम देखिए आइटिस लगा है, इसका मतलब सूजन है, बड़ा हो चुका है। अभी स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है? स्पॉन्डी मतलब ये तो वर्ड तो स्पाइन से रिलेटेड है, आइटिस स्वेलिंग आना, एग्जैक्टली वही होता है। ये जो वर्टेब्रे है ना, इन वर्टेब्रे की साइज बढ़ जाती है, उस पर इंफ्लेमेटरी चेंजेस दिखते हैं, जिसके कारण ये जो गैप है जिसके अंदर इंटरवर्टेब्रल डिस्क है वो बिल्कुल दब जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। ये दो वर्टेब्रे हैं, इनके बीच में क्या है? इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, और अगर ये स्वेलिंग आ गए, ये दब गए, तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगी, शॉक एब्जॉर्प्शन भी नहीं कर पाएगी, बेंडिंग में प्रॉब्लम आएगा, है ना, थकान होती रहेगी, बैक पेन रहेगा, मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा आपका दर्द कम करने के लिए। ऑलराइट, तो स्पॉन्डिलाइटिस में बोन्स जो है ये एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाते हैं, ज्यादा ग्रोथ। कभी कभी क्या होता है, ये दो वर्टेब्रे गैप रखनी चाहिए ना, ये जुड़ जाते हैं, गैप रखनी चाहिए ना, जुड़ जाते हैं, तो ये ऐसा होता है स्पॉन्डिलाइटिस में। स्पॉन्डाइलोसिस कॉमन है, ये ऐसी बीमारी है आज नहीं तो कल सबको होने वाली है। स्पॉन्डाइलोसिस कम ज्यादा मात्रा में होगी, इससे कोई बच नहीं सकता। स्पॉन्डाइलोसिस से ऐसा कोई होता नहीं है दुनिया में कि मुझे स्पॉन्डाइलोसिस हो ही नहीं सकता, बस उसको दर्द नहीं होगा, उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन डिजेनरेटिव चेंजेस तो होते ही रहते हैं। लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये हो सकता है कुछ लोगों को हो और कुछ लोगों को ना हो, वेरी सिंपल। ओके, तो इन जनरल कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, और किसी जेनेटिक के कारण अगर किसी को है तो उसको मैनेज हम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रॉब्लम जो है आयुर्वेद और योग के माध्यम से क्यूरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा एज फैक्टर अगर कंसीडर करें तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिएगा स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क के बहुत से पेशेंट आप देखेंगे, जितना लोग ट्रैवलिंग करते हैं स्लिप डिस्क से लेकर आते हैं प्रॉब्लम लेकर। और आपको एक खास बात बताऊं, बहुत बार क्या होता है इन जनरल अगर स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पेशेंट बहुत दर्द में रहते हैं, और उस दर्द की वजह से डॉक्टर जो भी बताते हैं तुरंत मान लेते हैं, तो बहुत बार ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। तो अगर आपके जान पहचान में ऐसे कोई व्यक्ति है जिनको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपके शहर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जरूर होगा, गवर्नमेंट का होता है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, नहीं है तो ढूंढिए आसपास कहीं है तो वहां पर जाकर ट्रीटमेंट लीजिएगा। स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम में आयुर्वेद में कमाल के रिजल्ट है। ठीक है, तो वो जरूर देखिएगा। एक जब भी आपको ऑपरेशन कोई सजेस्ट करता है ना तो सेकंड ओपिनियन पर जरूर जाइएगा। ऑलराइट, तो अगर स्पाइन का इशू है किसी को तो किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पंचकर्मा वगैरह, स्नेहन स्वेदन वगैरह चिकित्साएं होती है वो जरूर करवाइएगा, उसका कमाल का रिजल्ट है। बहुत से पैसे बच जाएंगे, वैसे पैसे बच जाएंगे ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि आयुर्वेदिक भी और बहुत महंगा भी है, लेकिन ठीक है ऑपरेशन से तो ज़्यादा बेटर है ना, ऑपरेशन तो ज़्यादा महंगा हो जाता है और उससे तो बेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है डिजेनरेटिव सॉरी स्लिप डिस्क या फिर हर्निएटेड डिस्क। स्लिप डिस्क को ही हर्निएटेड डिस्क कहा जाता है, जैसे इसका नाम है वैसा ये बिल्कुल नहीं है। स्लिप डिस्क यानी होता क्या है, जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है आपको बताया था ये किससे बनी है, इनके बीच में जेली मैटर है और ये ऊपर का बना है कार्टिलेज कवर का। अभी ये जो जेली मैटर है अंदर से बाहर आ जाता है, इसे हम कहते हैं स्लिप डिस्क। जो दो वर्टेब्रे इसके बीच में से डिस्क बाहर नहीं आ जाती, स्लिप होकर बाहर नहीं आती है, जेली मैटर स्लिप होता है, जेली मैटर स्लिप होता है, इसे हम कहते हैं हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क। आप किसी भी व्यक्ति का रिपोर्ट देख लीजिए, 90% चांसेस है कि इनके L3, L4, L5, S1 इनके बीच में स्लिप डिस्क हुआ होगा। आप कितने भी लोगों के साइटिका का अगर किसी को डायग्नोज हुआ है, साइटिका हुआ है, तो साइटिका की केस में भी आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन यही होता है कि L3, L4, L5 के बीच में स्लिप डिस्क हुआ है, मतलब लोअर लंबर रीजन में ज्यादातर स्लिप डिस्क होता है। सर्वाइकल में भी होता है, सर्वाइकल में भी सेकेंड मोस्ट कॉमन है, दूसरा नंबर पर सर्वाइकल आता है। अभी स्लिप डिस्क होने के क्या कारण है, अचानक से वजन उठा लेना, ये स्लिप डिस्क होने का पहला कारण। झपक से नीचे झुक जाना है ना, झटका मार के एक्सटेंडिंग ना करना, एक्सटेंशन ना करना। कभी कभी मैंने देखा कि कुछ योगासन करते वक्त भी लोगों को इंजुरी स्लिप डिस्क की होती है। वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। जब कोई व्यक्ति प्रॉपर वार्म अप किए बिना, अच्छा सा वार्म अप, शरीर को थोड़ा बहुत गर्म किए बिना, या फिर ये अलग चीज, या फिर प्रॉपरली वर्टिकल ताड़ासन वगैरह किए बिना, हाथ को ऊपर रखकर प्रॉपरली स्ट्रेचिंग किए बिना फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करता है, योगाभ्यास में नया है, तो उसको स्लिप डिस्क होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसका कारण मैं आपको अभी समझाता हूं, समझ जाइए। ये हमारा वर्टेब्रे है, ऑलराइट। ये डिस्क है वो, इसके ऊपर एक वर्टेब्रे है, इसके नीचे एक वर्टेब्रे है, परफेक्ट। तो अभी क्या होगा, जब आप सामने की ओर झुकते हैं, मैं मॉडल से भी समझाऊंगा, यहां से भी समझाऊंगा। जब आप सामने झुकते हैं, ठीक है, तो सामने जब झुकते हैं तो ये वर्टेब्रे ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और वो जुड़ने के कारण, वर्टेब्रे एक दूसरे के साथ जुड़ने के कारण इधर से ज्यादा दबाव आता है। ये देखिए, इधर गैप बढ़ी है, इधर कम हुई है, इस साइड गैप कम है, इस साइड गैप ज्यादा है, तो ये इधर पुश करता है, इसे ये पुश होता है तो इंटरनल जेली मैटर बाहर आने लगता है। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, जो आपको साइड में इमेज दिखाई दे रही है, ये हमारा स्पाइन है। जब व्यक्ति आगे की ओर झुकता है तो प्रॉपरली अगर स्पाइन को उसने स्ट्रेच किया है, एक्सटेंशन किया है, ऊपर की ओर उसने खींचा है, तो ऊपर की ओर खींचा है तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर स्पेसिंग क्रिएट होगी, वर्टेब्रे स्टेबल हो जाएंगे, और फिर आगे झुकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये बिना स्ट्रेचिंग किए आगे झुकने की कोशिश करता है तो इधर से दबाव आने के कारण पीछे से वो जेली मैटर बाहर निकलता है, और उसे ही हम स्लिप डिस्क कहते हैं। अब ये जेली मैटर अगर बाहर निकलता है तो प्रॉब्लम क्या है सर जी, अंदर भी जाएगा, ये अंदर नहीं जाता है। जेली मैटर अगर बाहर आता है तो ये देखिएगा, ये वर्टेब्रल कॉलम है हमारा, इसके किस पोस्टीरियर या एंटीरियर पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, पीछे की ओर से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, ठीक है, जो हमारा बैक साइड है वहां से। तो अगर आप सामने झुकते हैं तो जेली मैटर पीछे जाएगा, जब आप सामने झुकते हैं तो जेली मैटर पीछे जाएगा और उस स्पाइनल कॉर्ड को इरिटेट करता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और यही मेनली साइटिका का भी कारण है, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन में थोड़ी सी रुकावट ला लेगा, इसीलिए स्लिप डिस्क को नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। और जब भी आप बेंडिंग वगैरह करते हैं तो पहले स्ट्रेचिंग किया करें, एक्सटेंशन किया करें। आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार की शुरुआत कहाँ से होती है, नमस्कार और फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, गलत करते हैं, ऐसा करते हैं तो वैसे कोई करता नहीं है। क्या होता है सूर्य नमस्कार में, पहले बैक बेंडिंग होती है, बैक बेंडिंग कहने की अपेक्षा एक्सटेंशन कहिए। सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं तो पहले क्या होता है, आफ्टर नमस्कारम के बाद हम एक्सटेंशन करते हैं स्पाइन का। बोलिए, पहले क्या करते हैं, स्पाइन का एक्सटेंशन करते हैं। ये जब तक बोलेंगे नहीं ना तब तक वो प्रयास में, प्रैक्टिस में नहीं आएगा। और उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग, उसके बाद फ्लेक्शन होता है, तो उसको पहले स्पेस क्रिएट करो और फिर आगे झुको, पहले स्पेस क्रिएट करो और फिर आगे झुको। ऑलराइट, समझ में आ रहा है आपको।
तो इसीलिए कोई भी आसन करने से पहले जिसमें फॉरवर्ड बेंड है, तो पहले स्पाइन को एक्सटेंशन करना जरूरी है। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। आप जब पाद पश्चिमोत्तानासन करते हैं कि नहीं? करते हैं। पाद पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं? तुरंत हाथ आपके आगे लाकर जो आपका हेड है उसको टच करते हैं, नीज को, और आपका जो टोज है उसको हाथ से पकड़ लेते हैं। ऐसा करते हैं, नए नए लोग करते हैं, जिनको एनाटॉमी का नॉलेज नहीं वो करते हैं। पहले क्या करना होता है? दंडासन करना होता है। आप जब भी पाद पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो पहले अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेट रखना होता है, एक्सटेंड करना होता है, खींचना होता है ऊपर, और उसी खिंचाव से, उसी एक्सटेंशन से नीचे झुकना होता है। एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर स्पाइन फ्रॉम गेटिंग स्लिप डिस्क। इसी तरह से आप स्लिप डिस्क होने से अपने आप को रोक सकते हैं। तो जब भी आप फ्लेक्शन करते हैं उसके पहले एक्सटेंशन किया करें। एक और कंसेप्ट है, लिख लीजिएगा, हाइपर एक्सटेंशन, जो किसी भी योग अभ्यासी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो योग अभ्यास करे ना करे, लेकिन हाइपर एक्सटेंशन कभी ना करे, ये आपसे दरख्वास्त है। बहुत बार क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन मतलब ज्यादा एक्सटेंड करना। बहुत बार लोगों को बैक बेंड नहीं होता है तो बहुत कोशिश करते हैं, दबाव देते हैं, बैक बेंड। हाइपर एक्सटेंशन किल्स मतलब वो हमारी मूवमेंट के लिमिटेशन को आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कभी भी ज्यादा तनाव देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बॉडी को किधर भी ज्यादा नहीं तनाव देना है। दूसरी बात, हाइपर एक्सटेंशन कहां पर होता है? अगेन, जैसे फॉर एग्जांपल ये जॉइंट है, यहां पर भी अगर कोई और इसे नीचे झुकाने की कोशिश करता है तो हाइपर एक्सटेंशन होगा। नी जॉइंट, फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं पाद पश्चिमोत्तानासन। पाद पश्चिमोत्तानासन में क्या कहा जाता है? घुटनों को स्ट्रेट रखो। अभी जिसके इजीली हो सकते वो रखेगा, लेकिन जिसके घुटने स्ट्रेट नहीं रह सकते तो उनको स्ट्रेट रखने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, ठीक है? और मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, जब आप भुजंगासन करते हैं तो भुजंगासन करते वक्त आप क्या उठाते हैं, क्या लिफ्ट करते हैं? गर्दन उठाते हैं? गलत, गर्दन नहीं उठाना है। क्या? नाभि से अपर बॉडी को हम लिफ्ट करना है, ठीक है? अगर आप गर्दन उठाते हैं ना तो ये हाइपर एक्सटेंशन होता है। और एक उदाहरण दिखाता हूँ आपको, उष्ट्रासन, कैमल पोज। जब भी आप कैमल पोज करते हैं तो जब आप पीछे झुकते हैं तो याद रखिएगा, गर्दन को पीछे एकदम से ऐसे डाल नहीं देना है। गर्दन अगर आपकी एकदम पीछे चली गई तो सर्वाइकल स्पाइन का हाइपर एक्सटेंशन होता है, ज्यादा ही पीछे चला जाता है, ठीक है? तो इस तरह का हाइपर एक्सटेंशन भी अवॉइड करना है और डायरेक्ट फ्लेक्शन भी अवॉइड करना है। अगर कोई व्यक्ति का वजन ज्यादा है, फैट ज्यादा है, मसल ऑलरेडी टेंशन में रहती है, इनका वार्म अप पहले करना है। बहुत बार कहा जाता है योगाभ्यास में हमें वार्म अप करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल जरूरत नहीं होती, आपकी बात सही है, लेकिन सभी की बॉडी एकदम से वैसे नहीं होती कि बिना वार्म अप के वो कोई भी आसन कर पाए। इनको जो देखिए, अगर पतला सा व्यक्ति है कोई तो जरूरत नहीं वार्म अप की, योगासन वो कर लेगा। लेकिन अगर व्यक्ति ने ज्यादा काम नहीं किया है, फिजिकल वर्क मोटे मोटे से है, तो उस केस में वार्म अप थोड़ा सा शरीर को गर्म जरूर कीजिएगा, नहीं तो मसल्स में ज्यादा तनाव आने से बैक पेन इनका कितना भी कोशिश करो नहीं जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया आपको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए स्लिप डिस्क क्या है। हर्निया यानी क्या होता है? हर्निया किसी ऑर्गन का कोई पार्ट उसके कवरिंग से बाहर आना। तो स्लिप डिस्क को ही हर्निएटेड डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से जेली मैटर बाहर आ जाता है, ठीक है? तो क्या ये ठीक होता है? जेली मैटर बाहर से अंदर तो नहीं जाता, लेकिन ये मैनेज हो जाता है, मतलब उसका दर्द वगैरह चला जाता है योग और आयुर्वेद से, ठीक है? तो उसका थोड़ा सा अगर आप और ज्ञान लेंगे, उसको और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको ट्रीट कैसे किया करते हैं। नेक्स्ट लिखेगा, भले ही आप किसी बीमारी को ठीक ना कर पाए लेकिन वर्स्ट मत करना, मतलब उस बीमारी को और ज्यादा मत बिगाड़ना, ठीक है? तो इसके लिए क्या होता है कि आप सीखते रहिए। यूट्यूब पर कितने सारी चीजें अवेलेबल है, एक मेंटर का हाथ पकड़ लीजिए, वो आपको सिखा सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप कहीं पर गलती करेंगे तो उससे दूसरे का नुकसान ज्यादा होता है, तो वो आप अवॉइड कर सकेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, डिस्क डीजनरेटिव डिसऑर्डर। डिस्क डीजनरेटिव, नाम में ही सब कुछ है। डिस्क यानी इंटरवर्टेब्रल डिस्क, डीजनरेशन यानी क्षय हो रहा है, डिसऑर्डर। तो डिस्क डीजनरेटिव डिसऑर्डर में क्या होता है, जो ये डिस्क है ये थिन होने लगती है, कमजोर होने लगती है, थिन पतली सी होने लगती है, सूखने लगती है, और इस कारण से अगेन स्पेस कम हो जाता है, स्पाइन कॉम्पैक्ट होने लगता है, और इस कारण से मसल्स में तनाव आता है। हमारा जो स्पाइन है ना, इसको होल्ड किया हुआ है मसल्स ने, वर्टिकल मसल्स भी हैं,
तो ये मसल्स में तनाव आता है जिसके कारण बैक पेन वगैरह कॉमनली रहता है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए बैक पेन क्या होता है और इसमें क्या तनाव आता है, किसके कारण तनाव आता है। ऑल राइट, तो ये था नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में जो है डिस्क डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आज हमने डिसऑर्डर पढ़ी है टोटल चारों को ही हमने पढ़ा है, तो चारों के नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक है स्पॉन्डाइलोसिस, डिस्क डीजेनरेटिव डिसऑर्डर जो अभी लास्ट में हमने पढ़ा था वो उसका ही पार्ट है स्पॉन्डाइलोसिस का। ठीक है, तो स्पॉन्डाइलोसिस में क्या होता है, क्षय होता है अस्थियों का, हड्डियां कमजोर होने लगती है, हड्डियों का सरफेस जो है ये रफ होने लगता है जिस पर ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म होते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इरिटेट करते हैं जिसके कारण दर्द होता है। स्पॉन्डाइलोसिस में हमेशा दर्द होगा ही ऐसी बात नहीं है, कभी कभी दर्द होता भी नहीं है, लेकिन अगर वो इरिटेट करता है स्पाइन को तो फिर दर्द होता है। मूवमेंट में लिमिटेशन आ जाते हैं, कोई भी बीमारी स्पाइन की पकड़ लो मूवमेंट में लिमिटेशन आता है। सर जी ये समझाइए ना मूवमेंट का लिमिटेशन होता क्या है। मूवमेंट का लिमिटेशन यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैक बेंडिंग कर पाते हैं तो जितनी कर पाते हैं, अगर आपको कोई स्पाइन का इशू है तो उतनी नहीं कर पाएंगे, कम बैक बेंडिंग कर पाएंगे, यानी लिमिटेशन आया। पहले आप फॉर एग्जांपल 60 डिग्री बैक बेंडिंग कर सकते हैं तो अभी 30 डिग्री कर पाते हैं, तो इसे कहते हैं मूवमेंट लिमिटेशन। इसे क्या कहते हैं, मूवमेंट लिमिटेशन। आप सभी के लिए एक मैं गिफ्ट देने जा रहा हूं। देखिए साइटिका बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैंने बहुत बेहतरीन वीडियोस बनाए हैं, उसमें यह भी बताया कि साइटिका पेन को कैसे जानना चाहिए कि यह साइटिका है या नहीं, इसे डायग्नोस कैसे करें, इसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ हमारे ऐप में, तो जिन लोगों ने भी रजिस्टर किया है तो उनको मैं उसका एक्सेस दे दूंगा। हमारे ऐप में ही ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे साइटिका के ऊपर, तो उसको कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। कल उन साइटिका के वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आप सीख भी रहे हैं। जो लोग सीखते हैं मुझे बहुत आनंद होता है। नेक्स्ट लिखिएगा स्पॉन्डाइलोसिस के बाद लिख लिया होगा आपने ऑलरेडी स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, हड्डियां जो है एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती है। स्पॉन्डिलाइटिस में हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती है, हड्डियां मतलब ये वर्टेब्रे, जिस कारण से स्पाइन स्टीफ होता है, स्टीफ स्पाइन है ना, जकड़न सी होती है और उस कारण से वो एक तो किसी एक पोस्चर में रहता है और उस पोस्चर से सीधा नहीं हो पाता है ना, हमेशा बैक पेन रहता है। स्पॉन्डिलाइटिस थोड़ा खतरनाक है, बैक पेन बड़ा कंडीशन खतरनाक होती है, ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस के केस में। नेक्स्ट है हमारा स्लिप डिस्क में मोस्टली जो इंटरनल जेली मैटर है इंटरवर्टेब्रल डिस्क का वो बाहर आ जाता है, ठीक है, तो उसे डिस्क डिजेनरेटिव डिसऑर्डर स्लिप डिस्क कहते हैं। इसे ही हर्निएटेड डिस्क कहते हैं, इसे ही प्रोलैप्स डिस्क भी कहा जाता है, ठीक है, तीन तीन वर्ड है इसके लिए, स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क या फिर प्रोलैप्स डिस्क। ऑलराइट, एक डिस्क बल्ज भी होता है। डिस्क बल्ज में क्या होता है, जब दबाव आता है डिस्क के ऊपर किसी ट्रॉमा की वजह से या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है ना उसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर बल्ज हो जाता है ना, गुब्बारा नहीं, गुब्बारे को आप एक तरफ से दबाओगे तो दूसरी तरफ बड़ा हो जाएगा, वैसे ही इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है इसके अंदर होनी चाहिए, है ना, इसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन इंटरवर्टेब्रल डिस्क के ऊपर अगर ऐसे दबाव दिया हमने तो यहाँ से ऐसा बल्ज निकालेगा ना बाहर, तो इसे डिस्क बल्ज कहते हैं। तो यही बल्ज जो है, ये जो बल्ज आया है बाहर, इधर से जाता है स्पाइनल कॉर्ड तो उसको इरिटेट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को इरिटेट किया मतलब अब आ गए हॉस्पिटलाइज होने की बात। नेक्स्ट लिखिएगा डिस्क डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जो कि अगेन स्पॉन्डाइलोसिस का पार्ट है। ऑल राइट, तो साइटिका एक और बीमारी है जो मेनली स्पाइन की है नहीं लेकिन स्पाइन के कारण जरूर होती है, स्पाइन की प्रॉब्लम, स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, इसके कारण साइटिका होता है, ठीक है। तो वो अगर स्पेसिफिकली लोअर लंबर रीजन में तो उन वीडियोस में आप क्लियरली समझ पाएंगे साइटिका को, ठीक है, वो भी सीख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जितना पढ़ाया गया हवा में ऐसा ना हो। तो अभी आपको सपोर्ट ज़्यादा करना है, मेरे से ज़्यादा आपको ज़्यादा बोलना है, तो वन बाय वन हम रिवीजन करते हैं। पहले शुरुआत की थी हमने नाम से, तो स्पाइन इसका नाम है, वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं क्योंकि वर्टेब्रे से बना ये कॉलम है, स्तंभ है ना, रीढ़ की हड्डी हम इसे कहते हैं। आपको पता है वर्टेब्रे को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये जो वर्टेब्रे है ना, ये हड्डियां हैं इर्रेगुलर, इनको संस्कृत में कशेरुका कहते हैं। क्या कहते हैं, कशेरुका। इंटरेस्टिंग वर्ड है ना।
और इस वर्टेब्रल कॉलम को क्या कहते होंगे, गेस कीजिए, बताइए क्या कहते होंगे हमारे वर्टेब्रल कॉलम को संस्कृत में। वर्टेब्रल कॉलम एग्जैक्टली इसका ट्रांसलेशन कीजिए संस्कृत में, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। वेरी नाइस, बहुत से लोगों को पता है ऑलरेडी। कशेरुका स्तंभ, कशेरुका यानी वर्टेब्रे और स्तंभ यानी कॉलम, कशेरुका स्तंभ। इंटरेस्टिंग है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने जाना था वर्टेब्रल कॉलम के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के कर्वेचर्स के बारे में। ऑलराइट, तो इसका पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। वर्टेब्रल कॉलम बना है इर्रेगुलर बोन से, जो एक के ऊपर एक अरेंज किए गए हैं। इनके बीच में होल होता है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। हर दो वर्टेब्रे के बीच में एक इंटर वर्टेब्रल डिस्क होती है ना। ये जेली मैटर से भरी होती है और जिसके ऊपर कार्टिलेज का कवर होता है। ये शॉक एब्जॉर्प्शन में काम करती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, मूवमेंट में असिस्ट करती है। ये है हमारी इंटर वर्टेब्रल डिस्क। उसके बाद हम जानेंगे स्पाइन का कर्वेचर। स्पाइन में कितने कर्वेचर होते हैं आप बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। स्पाइन में कर्वेचर, गलती से भी गलत मत कर दिएगा, नहीं तो एकदम से एक्साइटमेंट में भर दिया कोई भी आंसर। स्पाइन में कितने कर्वेचर होते हैं बताइए बताइए। वेरी नाइस, अमेजिंग। स्पाइन में टोटल 4 कर्वेचर होते हैं। कितने होते हैं जी? 4 कर्वेचर होते हैं। परफेक्ट, यस। अभी नेक्स्ट, ये कर्वेचर जो है इसका सबसे बड़ा कर्वेचर कौन सा है बताइए? थोरैसिक वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीजन्स ऑफ स्पाइन। कितने रीजन है बताइए, लिखिए कमेंट्स में, लिखिए फटाफट। वेरी नाइस, टोटल 5 रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रीजन के नाम सिक्वेंशियली बताइए। ग्रेट 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 ग्रेट, अमेजिंग। तो ये रीजन कौन से है? सर्वाइकल, जिनको नहीं पता याद रखिए, मेरे साथ कहिए, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कोसेक। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कोसेक। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कोसेक। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट है रीजन्स में जो वर्टेब्रे हैं, नंबर ऑफ वर्टेब्रे हैं, उनका नंबर कितना है। तो सर्वाइकल 7 वर्टेब्रे से बना है, थोरैसिक टोटल 12 सबसे बड़ा है, लंबर 5, सैक्रम 5 और कोसेक 4। उम्र के साथ साथ सैक्रम और कोसेक इनके सारे वर्टेब्रे फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 से बना है ना सैक्रम, 1 हो जाएगा। कोसेक भी 4 से बना है तो 1 हो जाएगा। कोसेक इत्तू सा है, एकदम छोटा सा, टेलबोन का टिप। उसके बाद ये जो वर्टेब्रे है इनका जो भी अलाइनमेंट है, इसमें आप देखिएगा कि जो सर्वाइकल है उसका कर्वेचर 1 कर्वेचर है, थोरैसिक के पूरे 1 कर्वेचर में है, लंबर के पूरे 1 कर्वेचर में है, और जो लास्ट का है जो सैक्रम और कोसेक है वो दोनों मिलकर 1 कर्वेचर बनाते हैं। सैक्रम और कोसेक जो है ये दोनों मिलकर 1 कर्वेचर बनाते हैं। उसके बाद हमने कर्वेचर का इंपॉर्टेंस जाना था। आपको ये सेशन लास्ट तक देखना है, लास्ट में इतना अमेजिंग गिफ्ट आपको दूंगा कि आपको बड़ी मदद होगी उससे। लास्ट तक सेशन इसलिए आपको देखना है कि इसके बाद बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें भी मैं बताऊंगा जो आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए है और सारी चीज़ें गिफ्ट वगैरह भी आपके लिए है, तो उसको ले लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि सेशन हो गया और चलो अभी घर, भूल नहीं जाना है, ठीक है। आप जुड़े रहिएगा हमेशा, और भी हम ऐसे कई सेशन अरेंज करेंगे, बिल्कुल आपके लिए रखेंगे, सिर्फ योग शिक्षकों के लिए, ताकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पर्सपेक्टिव से वो रहे, ठीक है। तो ग्रुप में ही जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा योग शिक्षक तक ये सेशन पहुंचाने के लिए मदद कीजिएगा। और भी हम इस बैचेस को रिपीट करेंगे। अभी आपने ज्वाइन किया तो अभी आपके ही दोस्त जो है जो योग की फील्ड में है उनको भी ये शेयर कीजिएगा। तो मैं अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ डिटेल्स नेक्स्ट बैच की, तो उसको भी आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो वर्टेब्रल कॉलम है इसका कर्वेचर का बेनिफिट क्या है? ये कर्वेचर हमें बैलेंसिंग के लिए मदद करता है, वेट का जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बैलेंस करता है, ठीक है। अलग अलग आप मूवमेंट करते हैं तो उस दौरान स्टेबिलिटी देता है। इस कर्वेचर की वजह से अगर कोई ट्रॉमा हुआ, इम्पैक्ट हुआ तो ये डिस्प्लेस नहीं होता है। मैंने आपको कल उदाहरण बताया था ना, एक स्टिक लेकर
कि अगर इसके ऊपर दबाव आए, इम्पैक्ट हो, तो इधर उधर जा सकती है, डिस्प्लेस हो सकती है। लेकिन अगर उसमें कर्वेचर है तो वो दबाव को सह लेती है और डिस्प्लेस नहीं होता है वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम डिस्प्लेस हुआ तो बस आगे तो जान के ही लाले पड़ने वाले हैं। तो ये डिस्प्लेस नहीं होता है। कितना कमाल का शरीर बनाया हमारा, है ना, अमेजिंग। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने जाना था नंबर्स के बाद रीजन्स के बाद हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, कर्वेचर के बेनिफिट्स के बारे में, उसके बाद फंक्शंस के बारे में हमने जाना था। फंक्शंस स्पाइन के वही है जो कर्वेचर के फंक्शंस है। ओवरऑल ये स्पाइन मेनली हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी करता है। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। अगर मुझे समय मिला कभी तो मैं इसके ऊपर भी सेशन अरेंज करूंगा, नर्वस सिस्टम के ऊपर। और उस समय तो आप देखेंगे कि जैसे जागृति होने लग गई। नर्वस सिस्टम बहुत कमाल की सिस्टम है। एनाटॉमी विषय ही ऐसा है, किसी एक चीज़ के बारे में पढ़ाने के लिए गए तो बहुत सारा संसार खुल जाता है। क्योंकि ये शरीर है ही ऐसा, मतलब इसमें तो हम 1% भी नहीं गए अभी तक, और 1% में ही इतना आनंद है, इतना डेप्थ है, इतनी एजुकेशन है, इतना डायरेक्शन है। तो आप सोचिएगा आगे आगे क्या हो सकता है। तो आप पढ़ते रहिए। और ये नहीं कहता मैं कि कहीं पर आपको पैसे देकर पढ़ना है, फ्रीली अवेलेबल टूल्स है। बस गलती क्या होती है, हम बहुत सारा एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो याद रहेगा, उसका महत्व लगेगा, उसके ऊपर चिंतन करने के लिए समय मिलेगा। नहीं तो सारा एक साथ पढ़ेंगे तो खाली चिंता होगी, चिंतन तो रहा दूर। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था फंक्शंस के बाद, वर्टेब्रल कॉलम को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस के बाद हमने क्या पढ़ा था, फंक्शंस के बाद हमने कर्वेचर डिसऑर्डर्स पढ़ा था, कर्वेचर डिफॉर्मिटीज के बारे में पढ़ा था। तो 3 है मेनली, हाइपरकाइफोसिस जिसे हम हंचबैक अपीयरेंस कहते हैं, हाइपर लॉर्डोसिस जिसे हम स्वेबैक पोस्चर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था स्कोलियोसिस जिसमें एस या सी शेप हो जाता है स्पाइन का। उसके बाद हम पढ़ रहे थे अदर इंपॉर्टेंट डिजीजेस जिसमें स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डाइलोसिस, स्लिप डिस्क डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। ऑलराइट, और कोई है? हाँ, नेक्स्ट साइटिका तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे तो उसमें आप पढ़ लेंगे। साइटिका इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैंने इसका सेशन में कवर नहीं किया, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है इसीलिए उसके वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ। वो भी बहुत कमाल के हैं, अच्छे से एडिट किए वगैरह है, तो उसका भी आपको ओरिएंटेशन मिल जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो है पोस्चर्स, अलग अलग कार्य करते हुए। तो मैं कुछ चीज़ें आपको, कुछ फोटोज आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये इस तरह के पोस्चर जो है ये किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरह के ग्रोथ के लिए बड़े ही घातक होते हैं। मोस्टली आजकल के बच्चों को आप देखेंगे इसी तरह के पोस्चर्स में रहते हैं। तो नंबर 1 है, अगर आप नॉर्मली बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और आपके गर्दन के पीछे बड़ा सा लोड है, पिलो है, बड़ा सा पिलो है, तो आपकी गर्दन इस तरह से झुक जाती है ना, सो दैट्स वेरी हार्मफुल। गर्दन के नीचे कुछ भी आपको बड़ा नहीं लेना है। दूसरी बात, जब भी आप घर पर थके हुए जाते हैं तो बिस्तर पर ऐसे लेट जाते हैं और धीरे धीरे अगर आप कुछ पढ़ रहे, फॉर एग्जांपल बुक, धीरे धीरे आप नीचे नीचे जाते हैं, नीचे नीचे जाते हैं, बुक ऐसे चेस्ट पर आ जाता है, आप सो जाते हैं और आपकी गर्दन सिर्फ वर्टिकल वॉल जो है उसको लगी हुई रहती है, बॉडी पूरा स्ट्रेट है, ऐसा एंगल बन जाता है। ये आपका हेड है, ये आपकी बॉडी है। ये डेंजरस है भैया, डेंजरस, कितना डेंजरस है ना। और उसमें आप रात भर सो रहे हैं, भले आप 1 घंटे के लिए क्यों ना सो, ये बहुत गलत है। कभी भी याद रखिएगा, लेट कर, सोकर, टेलीविजन, मोबाइल फोन और किताबें, तीनों चीजें नहीं देखनी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत से लोग लेट कर ही पढ़ाई करते हैं जो कि बड़ा ही घातक है स्पाइन के लिए। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात याद रखिएगा, सोफा, सोफे के ऊपर नॉर्मली बैठना अच्छा रहता है, लेकिन कैसे भी बैठना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। मेनली जब आप सोफे के ऊपर सोते हैं तो उसका जो हैंड है जिसके ऊपर आप हेड रखते हैं तो वो बड़ा ऊंचा होता है आपके हॉरिजॉन्टल बॉडी के कंपैरिजन में, तो ये बड़ा हार्मफुल होता है। तो जब भी स्पाइन के इशू लेकर आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों का जब अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो इनको कितनी भी थेरेपी दे, इनका प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। आपसे योगाभ्यास करके गए, अच्छा लगा और घर पर गए और वैसे लोड लेकर पीछे गर्दन के नीचे मस्त किताबें पढ़ने लग गए या फिर टेलीविजन देखने लग गए, तो फिर गर्दन का प्रॉब्लम तो होगा ही ना। एक व्यक्ति मेरे पास पेशेंट आए थे, उन्होंने बताया था कि मेरा है ना हमेशा थकान रहती है, गर्दन में पेन होता है, हेडेक होता है, आंखों में प्रॉब्लम है। तो उनको स्पेक्स भी यूज़ करते थे, है ना, नंबर था, आंखों का चश्मा था। तो उनको मैंने पूछा कि नंबर तो आप यूज़, मतलब नंबर का चश्मा यूज़ कर रहे हैं, फिर भी कैसे दर्द होता है? वो बोल रहे पता नहीं, होगा तो इसका ही प्रॉब्लम है। मैंने कहा चेक कर लीजिए, उन्होंने कहा चेक भी किया है।
तो उनको पूछा कि क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि कंप्यूटर वर्क करते हैं, पर उन्होंने कहा कि मैं कंप्यूटर पर सीधा बैठता हूँ, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा ऑल राइट, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनसे पूछा कि क्या घर में आप लोड लेकर बैठते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, हम घर में जाते हैं थोड़े थक जाते हैं तो हाथ पैर वगैरह वॉश करके प्रॉपरली बिस्तर पर पीछे लोड लेकर मोबाइल पर ऑपरेट करते हैं 2-3 घंटे तक, फिर खाना खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। मैंने कहा यही तो कारण है। उन्होंने जब वो कारण छोड़ा तो उनका वो जो प्रॉब्लम था, थकान होना, स्पाइन में दर्द होना, सर्वाइकल पेन होना, आंखों में दर्द होना, ये बिल्कुल जीरो हो गया, 1% नहीं रहा, सिर्फ इस कारण से। अगर मैं ये सोचा रहता इनका आईटी जॉब है, हाँ इनको तो होगा ही कंप्यूटर वर्क के बिना, कंप्यूटर वर्क के कारण, तो क्या वो सॉल्व हो पाता? कभी नहीं होता। मैं अपने ही मस्ती में धुन में रहता कि नहीं नहीं ये तो कंप्यूटर वालों का होता ही रहता है। कभी भी ऐसे नजरअंदाज नहीं करना है। ये कब होगा? जब आप किसी भी विषय को इन डेप्थ सोचेंगे, हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ये लोग ऑब्जर्व करें, जब आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों को समझ में आता है हाँ ये पोजीशन अच्छी नहीं है भैया, इसके कारण हो सकता है। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आते हैं तो क्वेश्चन पूछिए, क्या आप ये करते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं, क्या आप वो वैसा करते हैं, क्या आप वैसा करते हैं, क्योंकि बीमारी आई है तो कारण भी होगा। जब कारण है तो कारण को नष्ट भी करना होगा, कारण को नष्ट नहीं किया तो बीमारी भी खत्म नहीं होगी। ऑलराइट, समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज आपको बताता हूँ बैक पेन की। बहुत से लोगों को सर्वाइकल पेन, बैक पेन, नेक पेन, हेडेक, ये प्रॉब्लम बहुत से होने लगते हैं। तो इसके अदर देन पोस्चर, मैं अभी पोस्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर देन पोस्चर, ऑक्सीजन की कमी, उसके अलावा स्ट्रेस लेना, ये भी है। अगर बैक पेन है किसी को तो उसका मेनली अगर स्ट्रेस के कारण ऑक्सीजन ज़्यादा ब्रेन में जा रहा है तो मसल्स को उतना वर्किंग के लिए उतना कैपिटल में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो थकान में रहेगी, तो उसका बैक पेन आता है। या फिर बहुत बार आप देखेंगे क्रैम्प्स होती है कुछ लोगों को, तो उसका भी वही रीज़न है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति का अगर कोई बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, तो उसका स्ट्रेस का भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखिएगा। नेक्स्ट कारण है इनडाइजेशन। अगर किसी का डाइजेशन ही ठीक नहीं है तो भी बैक पेन रहने की संभावना है। थाइज में पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन में भी आप देखेंगे थाइज में पेन रहता है लोगों के, सर्वाइकल पेन रहता है, सर्वाइकल इशू रहता है, नींद पूरी नहीं होती है। तो ये ओवरऑल कंडीशन है जो स्पाइन की हेल्थ में, ओवरऑल बैक की हेल्थ में बड़ा योगदान देती है। तो किसी भी विषय को सिर्फ एक दिशा से सोचना नहीं है। पहले पेशेंट आया ना तो स्पाइन नहीं आना चाहिए दिमाग में, पहले आना चाहिए कारण, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। प्रेम से पूछना है, अच्छे सवाल पूछने हैं, एकदम पॉजिटिव होकर नहीं पूछना है, अच्छे से पूछना है, ठीक है? ओके, तो ये था आज के सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो था पेन से रिलेटेड, बैक पेन से रिलेटेड। आप इसको ध्यान रखिएगा, इतने सारे लोग इससे तकलीफ में है, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, ये पेन, वो पेन, इतने इश्यूज हैं और हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, है ना? आप तो इसे इतना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या हो सकता है इसमें। हमारा ध्यान किधर रहता है पता है? कि ये है तो क्या आसन करें, ये प्रॉब्लम है तो कौन सा आसन करें। जो नए नए योग शिक्षक है मुझे वही पूछते हैं, सर जी ये प्रॉब्लम है कौन सा आसन करें, सर जी कौन सा प्राणायाम करें। है ही प्राणायाम कितने हैं, प्राणायाम है कितने। इन जनरल पता नहीं कौन किसने ये निकाला कि ये प्रॉब्लम है तो ये आसन करो, ये प्रॉब्लम। भैया कारण कब ढूंढोगे? अभी अगर उस व्यक्ति को, जिनको मैंने आपको आईटी का फील्ड का था, उनको मैंने बताया होता तो ये प्राणायाम करो, ये आसन करो, आपका प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगा, है ना? क्योंकि मेरे गुरुजी ने पढ़ाए। ऐसा थोड़ी ना है, गुरुजी ने ये भी पढ़ाया मुझे कि पहले कारण देखो। तो कारण पहले उनको ढूंढा तो उनको उस आसन की जरूरत पड़ी भी नहीं। पड़ी क्या? नहीं। अगर ओवरऑल हेल्थ के लिए, मेंटल फिजिकल बेनिफिट के लिए उनको योगासन डेफिनेटली हेल्प करेंगे, लेकिन अभी स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम के लिए तो नहीं ना। इस प्रॉब्लम के लिए वो करते भी तो इसमें उनका कारण जब तक नहीं जाता तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ऑलराइट, तो ये अभी आपने बुद्धि से निकाल दीजिएगा कि किसी बीमारी के लिए तुरंत किसी आसन पर, किसी प्राणायाम पर या खाने पीने पर जम करना है, ठीक है? पहले कारण पर जम करना है। नेक्स्ट आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो कि साइटिका का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, और एक और मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी लोग इतने समय तक जुड़े रहे और अपना बहुत योगदान दिया। मेरे लिए ये सेशन ऑक्सीजन की तरह होते हैं, ये मुझे खुश रखते हैं, एनर्जी बनाए रखते हैं और एक नई उम्मीद जगाते हैं हमेशा। तो आपके लिए एक नए विषय पर जब भी मैं एक सेशन करूँगा तो वो भी
एक ऐसा ही सेशन आपको बस 1 रुपये की कॉस्ट में दूंगा। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा। वैसे गिफ्ट फ्री होते हैं बट मैं उसका चार्ज करूंगा 1 रुपया, लेकिन 1 रुपये से ज़्यादा नहीं आपसे। तो अगर मैं कोई नेक्स्ट सेशन करता हूँ तो ग्रुप में ही उसका मैसेज डालूंगा। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादातर लोग नहीं करते ऐसा मिस्टेक, लेकिन कुछ हैं, उनकी संख्या कम नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, मैसेज को नज़रअंदाज करते हैं और फिर सवाल पूछा करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप एक बार मैसेज पढ़ ले, उसमें जवाब है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंस्ट्रक्शन भेजी है ग्रुप में, तो उसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा है, ये है तो क्या करे, वैसा है तो क्या करे, वैसा है तो क्या करे, है ना। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जो ज्वाइनिंग का मैसेज था, लोगों ने पे किया, मैंने कहा कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लोगों ने वो मैसेज, बहुत से लोगों ने रीड ही नहीं किया, तो ग्रुप ज्वाइन करना भूल गए। तो मुझे बार बार उनको मैसेज करना पड़ा कि ग्रुप ज्वाइन किया कि नहीं किया। कुछ लोगों ने मुझे कहा सर लिंक ही नहीं मिली। मैंने कहा ग्रुप में तो भेजी है। तो किसी मैसेज को नज़रअंदाज करना है और नहीं करना, ये आपका डिसीजन बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कभी भी किसी को ऐसे ही एवे मैसेज नहीं करता, किसी को भी ऐसा वेस्ट टाइम करने के लिए मैसेज नहीं करता। मैं नॉलेज भी शेयर करता हूँ, बहुत सटीक होता है। अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, बहुत सटीक होता है। ये अगर आप देखिएगा, जिस व्यक्ति ने इन 3 सेशन का मैसेज मिस किया होगा, तो हो सकता है कि उनको पता हो, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो उनके जीवन में कितना बड़ा उन्होंने मिस किया रहता है ना। तो इसीलिए आप अगर कोई मैसेज आता है तो पहले देख लो किसका है और कितना हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। किसी भी मैसेज में कभी भी मैं इतना टाइम वेस्ट करने वाले वर्ड्स यूज नहीं करता, बहुत सटीक। अगर मुझे कोई मैसेज करना है ना, 10 बार सोचता हूँ कि व्यक्ति, पढ़ने वाला व्यक्ति का इसका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए पढ़ने में, इसको बहुत सटीक कम भाषा में उत्तर मिलना चाहिए, उसके प्रश्न भी सॉल्व होने चाहिए और उत्तर भी मिलना चाहिए। और मैं बार बार सपोर्ट करता हूँ। मेरा सपोर्ट में कभी ये नहीं रहता कि मुझे बुरा लग गया आपने पूछा, कभी नहीं लगता, कभी नहीं, नेवर। आप हमेशा मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि जब हम कोई मैसेज करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए, पूरा पढ़िए, पूरा फॉलो कीजिए और उसके बाद उसको फॉलो कीजिए, ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के मैसेजेस को रीड कर पाऊँ, है ना। ओके, ऑल राइट। इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा और टास्क है। कल हमारी एग्जाम होगी, एग्जाम एमसीक्यू टेस्ट होगी और इसी स्पाइन के सेशन के ऊपर, क्योंकि परीक्षा के बिना कैसा इसका रिजल्ट आएगा। तो इसके ऊपर एग्जाम होगी, एग्जाम हमारे ऐप में ही होगी। उसको एक्सेस कैसे करना है, ये अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, जब भी मैं रीड करूंगा आपको सॉल्व करवा दूंगा। एग्जाम जो है ये कल रहेगी। कल आप किसी भी टाइम इसे दे सकते हैं, सिर्फ एक बार ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम को देते वक्त आपको ये याद रखना है, जब भी आप इसे ओपन करेंगे उसमें बस आपको टिक करना है एक ही ऑप्शन को, ठीक है। सवाल पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक को टिक करना है। 4 से ज्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। सबमिट करना है नीचे। सबमिट करने के बाद तुरंत आपको रिजल्ट आएगा, उस पर लिखा होगा ये मार्क्स है, ये क्वेश्चन गलत हुआ, वो क्वेश्चन गलत हुआ, एनालिसिस में आप देख सकते हैं। उस एग्जाम का टाइमिंग फिक्स होगा। इसमें एक दरख्वास्त ये है कि ये आपकी कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है। यूनिवर्सिटी की भी है तो ऐसी गलती नहीं करनी है, कॉपी किसी को नहीं करनी है। जितना आपने सीखा उसका अभ्यास कीजिए, नोट्स आपके पास है, नोट्स का अभ्यास कीजिए, उस एग्जाम को दीजिए। एग्जाम देने के बाद उससे मुझे कोई ऐसा विशेष बेनिफिट है नहीं, ये आपके लिए ताकि आपकी रिवीजन हो। मैं नहीं चाहता कि इतना पढ़ाया और वो बस चला जाए एंटरटेनमेंट की तरह, उसको दीजिए पूरा, वो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। उस एग्जाम को हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो दिया तो फटाफट कैसे भी खत्म किया, ठीक है। और उस एग्जाम के बारे में मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा, ग्रुप में मैसेज को पढ़ना है, नहीं तो 2-4 मैसेज हर बार होते हैं कि सर ये मैसेज नहीं आया। पढ़ना है, ग्रुप में देखिए, चेक कीजिए, नो योर स्पाइन इस ग्रुप का नाम है। तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि एग्जाम किस टाइम है, तो तब तक आप रेडी रहेगा। समझ जाइए, कल 10 बजे के बाद कभी भी हो सकती है, 10 बजे के बाद आप कभी भी उसे दे सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको ग्रुप में मैसेज आएगा, परसों नहीं दे सकते, ठीक है, ये आप समझिएगा। और एग्जाम देने के बाद आपको जो भी मार्क्स मिले होंगे उसको आपने बुक में नोट कर लिख के रखिएगा, मुझे मत शेयर कीजिएगा, नहीं तो 1000 मैसेज आ जाएंगे फटाक से, तो उसको रीड करने में भी बड़ा समय जाएगा। आपके पास रखिएगा, मैं बैक एंड से चेक कर सकता हूँ कि किसको कितने मार्क्स आए। उसके बाद एग्जाम के बाद जो पहले 5 लोग होंगे जिनको सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उनको ये मैं मेरा किताब जो है एनाटॉमी, ये आपको फ्री घर तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। मैं नहीं लेकर आऊँगा, कुरियर करूँगा। तो मैं देख लूँगा कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा, उनके नाम भी अनाउंस हो जाएंगे,
तो वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, चाहे भारत में हो या भारत देश से बाहर हो, ना ही उनको कुरियर के चार्जेस देने हैं, ना ही बुक की कॉस्ट पे करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने जितने भी लोगों के सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो उसमें से 5 हाईएस्ट मार्क्स के वाले लोगों को ये बुक फ्री में मैं आपको दूंगा। ऑल राइट, तो आशा करता हूँ इस किताब से आप कुछ लेसन ले पाए और कुछ पढ़ भी पाए। लेकिन दरख्वास्त ये है कि कोई भी व्यक्ति कॉपी नहीं करेगा। कॉपी किसी भी वे से हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आंसर पता है तो छोड़ दो या फिर कुछ अंदाजे से दो, लेकिन अगर आप कॉपी करेंगे तो इस किताब की बात नहीं है, कुछ नेम एंड फेम की बात नहीं है, लेकिन जो भी मिलेगा उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता फिर, है ना, फिर उतना वो मज़ा नहीं आता जीवन में उसका। तो पूरा ऑनेस्टली आपको एग्जाम देनी है। आप सभी योग शिक्षक हैं तो उसको ऑनेस्टली दीजिएगा। आशा करता हूँ इस सेशन से आपके जीवन में कुछ अच्छा वैल्यू आई होगी, वैल्यू ऐड हुई होगी, इससे कुछ आपने और भी ज्ञान की बातें सीखी होगी। तो उसको हमेशा लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसके बारे में जो आज मैं ग्रुप में पोस्टर एंड इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, ये आपके मित्रों के साथ, योग मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी 1 रुपए में नो योर स्पाइन का पूरा ज्ञान दे सके। आपके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप जितने भी लोगों ने पहले बैच में ज्वाइन किया है उन सभी लोगों को नेक्स्ट जब भी मैं ऐसा कोई कोर्स लॉन्च करता हूँ वो भी सिर्फ 1 रुपए में ही मिलेगा। तो आपसे जो रिक्वेस्ट है कि जो पोस्टर और इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा उसके लिए आपके फ्रेंड्स को इंसिस्ट कीजिए कि ये ज्वाइन करें, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मदद होगी, आपके दोस्तों से ज़्यादा मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे ज़्यादा मदद होगी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा योग शिक्षकों तक पहुँचा सकूँ। तो इसके लिए आपकी कृपा का, आपके आशीर्वाद का बहुत सी ज़रूरत है। सो आप सभी लोगों की अभी एक बार विदाई लेते हैं। विदाई तो है नहीं, वैसे हम जुड़े रहेंगे हमेशा, आप कभी भी पूछ लीजिएगा। आप भले ही कितनी बार भी मुझे सवाल जवाब करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बट स्थिर रहता हूँ। आप पूछिए मैं आंसर दूंगा, पूछिए मैं आंसर दूंगा। मुझे नहीं पता तो मैं किसी और से पूछूंगा, किसी और को नहीं पता तो आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि इसका जवाब मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आपको जो मांगना है या फिर जो भी पूछना है आप जरूर मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके समय के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गुरुओं को, आपके माता पिताओं को आपको विशेष प्रणाम, धन्यवाद कि आपने ज्वाइन किया, इतना विश्वास रखा कि आपके समय का कुछ मूल्य मिलेगा यहाँ पर, तो उसके लिए भी धन्यवाद। और हाँ, एग्ज़ाम है कल, उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। उसमें बस आपको कल के कल ही देना है, एग्ज़ाम बार बार नहीं होती। अगर आपका कोई काम है तो कोशिश कीजिए उसको, क्योंकि मैं देखिए एग्ज़ाम का मैं टाइम फिक्स नहीं कर रहा हूँ। कल 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप कभी भी दे सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको टाइम लिमिट में नहीं कंस्ट्रेंट कर रहा हूँ। हो सकता है किसी का कोई काम है, कुछ है, तो हाफ आवर में आप एग्ज़ाम को फिनिश कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा उस टाइम को निकालने की, ठीक है। सो उसका रिवीजन हो जाता है। आपका एग्ज़ाम एक ही बार दे सकते हैं, एक ही आईडी से दे सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और आप भारत में जन्मे हैं, भारत देश के पात्र हैं, तो ये बड़ा संसाधन से भरा देश है, ज्ञान का भी संसाधन है और बाकी भी संसाधन है। इसका उपयोग सही ढंग से कीजिएगा। किसी भी कंजम्पशन को आप करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा ये किसी को नुकसान तो नहीं कर रहा है ना। हमेशा कंजम्पशन का ध्यान रखिएगा और इस भारत भूमि को और महान बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपके समय के लिए, आपके मूल्यों के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।